चलो सो हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है चैप्टर 7 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी एक जस्ट इसमें ये जो अमेंडमेंट है इसके क्वेश्चन इस लेवल पे नहीं आएंगे, ये फाइनल लेवल पे आ सकते हैं। तो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था सेक्शन 1010D, ठीक है। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो पैसा यूलिप से मिलेगा, ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा, करेक्ट ना, वो क्या होगा, टैक्सफुल होगा, क्योंकि यूलिप का पैसा कैपिटल गेन में टैक्सफुल होता है। ह्यूमन का अगर एम्प्लॉयर को मिला है तो बिजनेस में जाता है, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में जाता है, उसके फैमिली मेंबर को मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। तो ये दोनों छोड़ के जो इनकम एग्जाम नहीं है वो यहाँ पे टैक्सफुल होगा। एंड उसका टैक्स निकालने का तरीका लाया है, बट ये न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ध्यान में रखना कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा 1010 में एग्जाम्प्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन सा नहीं होता है बता देता हूँ, शायद अपन ने पढ़ा था, आपको याद है क्या? देखो, जहाँ पे प्रीमियम मोर देन 20% है, अगर पॉलिसी 2012 के पहले है, 12-13 में लिया है तो प्रीमियम मोर देन 10%, 13 के बाद पॉलिसी लिया है तो प्रीमियम मोर देन 10%, एंड इन केस ऑफ हैंडीकैप इट इज मोर देन 15%, तो ये टैक्सफुल होगा। तो यहाँ पे होगा, और उसका कैलकुलेशन करने का तरीका दिया है, बट आपने काम करनी है, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में एक छोटा सा अमेंडमेंट है बोलने के लिए। 79B में जो एलिजिबल स्टार्टअप था उनका जो लॉस है, पहले 7 था, यहाँ पे पहले 10 साल में जो लॉस होगा, है ना, वो लॉस क्या होगा? सो लॉस इनकर्ड बाय एसएससी कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो ये लॉस का क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट मिलेगा। तो पहले ये लॉस पहले 7 साल का एडजस्ट होता था, अभी 10 साल का लॉस एडजस्ट होगा। बस इतना ही छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट है डिडक्शंस। अभी देखो डिडक्शन में क्या अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको कहा था, अग्निवीर कॉर्पस फंड 80CCH अपन ने सैलरी में देखा था, वो एक बार डायग्राम देख लेना, डिटेल में दिया है। तो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ये स्कीम क्या मैंने आपको सैलरी में कहा था कि अगर जिनको देश के लिए काम करना है तो आप 4 साल तक काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो देखो क्या लिखा है, और ये मैंने आपको लिख के दिया ऑलरेडी। द एसेस इज इंडिविजुअल हु इज एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम इज सब्सक्राइब टू अग्निपथ कॉर्पस फंड आफ्टर 1 नवंबर। ये इस समय का स्कीम है, तो वो उसने अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डालने वाला है वो। तो ये आपका ये लिख के दिया है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है एसएससी, उसका आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन बाय द एसएससी टू अबव स्कीम इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80CCH1 in the year in which amount is paid or deposited. However, deduction under section 80C is not available to SSC who is paying tax under alternate tax regime. बराबर है, लेकिन मैंने आपको सैलरी में देखो कहा था, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो सब लोग। ये मैंने कल कहा था, अभी देखो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला, ये मैंने कल आपको लिख के दिया था। इसके पहले सेशन में कहा था कि सर ये तो आपने कहा था कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में बेनिफिट मिलेगा इवन दो यू ऑफ फॉर एटीआर। अब इसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें 2 लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन, एक आपका और एक एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए चलता है, वही दिया है। ये देखो डिडक्शन रिलेटेड टू, तो एसएससी का अगर है तो एसएससी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको मिलेगा। देखो डिडक्शन पर्टेन टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या दिया है? contribution by central government to Agnir Corpus Fund shall be first included in the income of SSC as a salary, अपन ने लिखा है। एंड उसका पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा, एंड डिडक्शन इज अवेलेबल इवन इफ एसएससी ऑफ फॉर अल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो आप कोई भी स्कीम में मिलेगा। तो ये जो अपन ने कल किया था, बोलो ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? बोलो एम्प्लॉयर का था। किसका था? एम्प्लॉयर का। है ना, तो कल मैंने, तो ये बस ऐड कर दो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आपके लिए नहीं मिलेगा, आपके लिए नॉर्मल 80CC मिलेगा, बट कब? नॉर्मल स्कीम में, तो स्कीम में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ
एटीजी में याद है ना, अपन ने कैटेगरी बी पढ़ा था। एटीजी में डोनेशन अगर आप देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, कुछ केसेस में 50 मिलता है, कुछ केसेस में 100 मिलता है, करेक्ट ना। तो ये जो फंड है इसका इस साल से डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मोस्टली ये 50% वाले सब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, आप पूरा नोट्स चेक करना, उसमें ये बी कैटेगरी है, तो इसके आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम में क्लेम मत करना, बस इतना ही है। नाउ टीडीएस में क्या अमेंडमेंट है ये अपन ने देखा था। 194A देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अंडर स्कीम एलिजिबल फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या दिया पता था, अंडर सेक्शन 194A प्रोवाइड दैट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 10% other than individual HUF whose total sales, gross receipts, turnover from business profession carried by him does not exceed 1 crore in case of business and 50 lakh in case of profession, बता दो, don't worry, immediately preceding the financial year, other than interest on securities। तो 194A क्या है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है, बराबर है। जहां पे 50,000 की लिमिट है फॉर सीनियर सिटीजन, बाकी लोगों के लिए 40,000 है, एंड अदर देन एफडी रिकरिंग 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट टीडीएस कट होता है, ठीक है। तो देखो ये आपने सबने पहले पढ़ा था कि 194A क्या है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, चेक करना नोट्स में। तो नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी मेड इफ द एग्रीड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड by post office does not exceed 40,000 and 50,000 in case of senior citizen on any deposit made with any under scheme framed by government, ठीक है। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सीनियर सिटीजन है तो 50 के ऊपर कट होगा, अदरवाइज 40 के ऊपर कट होगा। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, अकॉर्डिंगली इसमें एक स्कीम ऐड किया है, गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। तो महिला सम्मान सेविंग 2023 is one time scheme available for 2 years from 1st April to 31st March. It offers maximum deposit up to 2 lakh in the name of woman or girl for 2 years at a fixed rate of 7.5% compounded quarterly. Consequently, इसमें क्लेरिफिकेशन देखिए, इसमें टीडीएस कट नहीं होगा। देखो consequently no tax under 194A would be deductible by the post office on interest paid or credited under the scheme if the amount interest does not exceed 40,000। मतलब ये स्कीम में ऊपर के लिमिट में है, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, तो 40,000 की लिमिट में ये भी स्कीम है, ठीक है। तो कौन सा स्कीम लाया गया इसमें एडिशनल, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल तक लेते हैं, कितने साल तक, इस पीरियड में 2 साल में लेते हैं, तो बोलो क्या होगा, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें भी 40 के लिमिट्स अप्लाई होंगे, उसमें टीडीएस कट नहीं होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। देन एक नया सेक्शन लाया गया, ये नया सेक्शन 194BA, ये नया सेक्शन ऐड किया गया है। दिस इज बेसिकली फॉर ऑनलाइन गेम्स। अब ये बोलेंगे सर अपन ने ऑलरेडी कैजुअल इनकम के लिए पढ़ा है 194B जिसमें 10,000 के ऊपर है तो 30% टीडीएस कट होता है, याद है ना, ठीक है। तो ये भी इसमें अलग क्या है, फिर ये भी ऑनलाइन गेम्स ही है। तो देखो who is responsible for deduction of tax by way of winning from any online game during the financial shall deduct tax on the net income in his user account। net meaning मतलब उसके अकाउंट में जितना पैसा आएगा उसका, competent manner so prescribed। ऑनलाइन गेम्स का मतलब है दैट ऑफर्ड ऑन इंटरनेट एंड एक्सेसिबल बाय यूजर थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स और एनी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब ऑनलाइन गेम। टीडीएस कब कट होगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इफ however there is a withdrawal from the user account during the financial year, tax shall be deducted at the time of such withdrawal on net winning comprising in such withdrawal। मतलब यहाँ पे टीडीएस कब कट होगा, नॉर्मली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, ओके। लेकिन अगर आपने इन बिटवीन विड्रॉ किया तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल कट होगा व्हाट इज नेट विनिंग, जो आपके अकाउंट में जमा होगा उसका। मोreover tax will deducted on remaining amount of net not in user account at the end of the year। तो अगर सपोज आपने कुछ अमाउंट इन बिटवीन विड्रॉ किया तो उसका कट होगा, बचे अमाउंट पे एट द एंड ऑफ द ईयर टीडीएस कट होगा। सो ये जो ऑनलाइन गेमिंग का नया प्रोविजन लाया गया है, ऑनलाइन गेम का मतलब क्या है, जो इंटरनेट के बिना आप नहीं कर सकते, जैसे होते हैं ना ड्रीम मिलियन वगैरह, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स है ना, रमी सर्कल वगैरह, जो भी है जितने भी ऑनलाइन गेम्स है ना, जिसके लिए इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर मोबाइल ऐप जरूरी है। इसमें जो आपको विनिंग्स होगा उसमें टीडीएस कट होगा दो तरह से,
अगर आपने पूरे साल पैसा विड्रॉ नहीं किया, आपको पैसा मिल चुका है लेकिन आपने वहां से आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं किया है, आपके वॉलेट में जमा है उसके, क्योंकि उसमें से लोग वापस पैसा लगाते हैं, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तब लगेगा। तो नॉर्मली कब लगेगा? एट द टाइम ऑफ, कब लगेगा? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल टीडीएस कट होगा। लेकिन अगर आपने इन बिटवीन विड्रॉ किया तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉ जितना अमाउंट है उस पर कट होगा, बाकी का जो पैसा बचेगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? कट होगा। एंड इसमें सबसे मेन चीज 30% तो सेम ही है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट एब्सोल्युटली नहीं है, विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट ये कट होगा, ठीक है। प्लस अगर नॉन रेसिडेंट है तो सरचार्ज से जो अपन ने पढ़ाई टीडीएस में वो एज इट इज होगा, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है तो आपको इसको आराम से पढ़ना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 30% कट होगा। कब कट होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर कट होगा। इन बिटवीन विड्रॉ किया तो इन बिटवीन कट होगा, बचा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। एंड नेट इनकम पे कट होगा। देखो, there are large number of gamers who play with significant amount and withdraw also very small amount, so deducting tax at such source under BF for each amount would be difficult। मतलब सपोज मैं कोई बंदा 500 रुपए जीत गया, उसने 50 विड्रॉ किया, बाद में 30 विड्रॉ किया, बाद में 100 विड्रॉ किया, तो ऐसे हर एक अमाउंट पे विड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो एक जस्ट क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर नेट विनिंग कंपेरिजन द अमाउंट विड्रॉन डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज तो फिर टीडीएस कट नहीं होगा। तो आपने अगर आपका जो विनिंग है उसमें से 100 से कम विड्रॉ किया तो टीडीएस कट नहीं होगा। सो टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेशन इज डिडक्टेड व्हेन net winning exceed 100 rupees in the same month or subsequent month, and if there is no such withdrawal then at the end of the year cut hoga, and the deductor undertake the responsibility of paying the difference if the balance in user account at the time of tax is not sufficient to discharge tax liability। yes, मतलब क्या, देखो यूजर ने पैसा विड्रॉ किया, 100 से कम विड्रॉ किया, 50 विड्रॉ कर दिया, 500 रुपए विड्रॉ किया, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल 600 रुपए जीत गया वो, तो 600 का 30% कट होगा 180, बट 500 तो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है, 500 तो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है, तो 100 ही रुपए विड्रॉ करना बाकी। अब इस 100 में से एक्साइज से कैसे कट करेगा? तो यहाँ पे बोला है कि ये आपका जिम्मेवारी है ना। तो ये 100 रुपए का बेनिफिट कब मिलेगा कि पूरा टीडीएस आपको देना ही है। तो उसने अगर 90 करके पूरा विड्रॉ कर दिया एंड बाद में 10 रुपए बचा तो आप बोलेंगे मैं 10 में से टीडीएस कैसे काटूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स वाले, वो हर बार अभी टीडीएस काटेंगे क्योंकि बस मजबूरी है, या वो कुछ रूल्स लेके लाएंगे कि 500 के अंदर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सो दे विल हैव देयर ओन रूल्स टू ओवरकम दिस, है ना। क्योंकि 100 से कम विड्रॉ किया तो टीडीएस कट नहीं होगा, बट बाद में जब बचेगा पैसा, वो 10 ही रुपए बचा विड्रॉ करने का, तो 10 में से इतना पूरा टीडीएस 30% कैसे कट होगा? तो डिडक्टर की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया है, ये तुम्हारा देख लो, हम फ्रीडम दे रहे हैं तुमको 100 के अंदर का, बट हमको तो टीडीएस पूरा चाहिए। अच्छा, विनिंग इन काइंड है, तो ये अपन ने नॉर्मल लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपको विनिंग इन काइंड आता है तो यूजर से पहले उसका टैक्स कट लिया जाएगा, उधर भरा जाएगा, फिर ही वो विनिंग इन काइंड यूजर को दिया जाएगा। At the outset, it may clarify that where money's account is used to buy an item in kind and given to user, then it is net winning in cash only, and the deductor required to deduct tax at source accordingly। तो काइंड में तो क्या होगा बताऊं, ये अपन ने पढ़ा है, देखो पढ़ा है कि नहीं, बिफोर रिलीज द विनिंग, मतलब आपने कुछ कार जीत लिया, उसके ऊपर टीवी पे देखो आता है, तो कार जीत लिया 6 लाख का, तो जिस बंदे ने कार आपको दिया है, जो भी आप XYZ गेम खेल रहे हो, उन्होंने आपको कार देने से पहले आपसे 60,000 रुपया 30%, 1,80,000 टीडीएस कलेक्ट करना है ना। सो इन अबव केस द डिडक्टर विल रिलीज द नेट अमाउंट ऑफ आफ्टर डिडक्टिव प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो डिडक्टिव को पहले क्या करना पड़ेगा, 30% टीडीएस भरना पड़ेगा एंड फिर देगा, ठीक है, ऐसा है। एंड विनिंग इन काइंड का वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, किसके हिसाब से होगा, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, और उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो काइंड मिला उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, जस्ट पढ़ के रखना है। दूसरा टीसीएस सेक्शन 206C, टीसीएस में अपन ने पढ़ा है कि अगर सेलर स्पेसिफाइड है, बायर स्पेसिफाइड है एंड गुड स्पेसिफाइड है तो टीसीएस कैलकुलेट होता है
टीसीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर। तो सेलर क्या करेगा, उसके जो गुड्स है वो तो उसका वैल्यू तो कलेक्ट करेगा ही। सपोज मैं स्पेसिफाइड सेलर हूँ, मैंने आपको 1 लाख के गुड्स बेचे, तो 1 लाख तो मैं कलेक्ट करूंगा, उसका जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा, प्लस मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर एक्सक्लूडिंग जीएसटी मैं टीसीएस भी आपसे कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आप सबने पढ़ा है। यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे हो रहा है। पॉइंट नंबर ई जो है, जो आपने पहले ही पढ़ा रहेगा, उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, बाकी ये सब सेम ही है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% है, टेंडिलिस 5% है, टिम्बर 2.5% है। ये लिस्ट सेम है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट्स इसमें हुआ है। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था ये, पर अभी उसमें थोड़ा डिटेलिंग किया है। तो आइए पढ़ते क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए। देखो, तो मैंने आपको टीडीएस का एक टेबल दिया है, ये जुलाई के बाद है और ये 30 जून तक था। तो अभी अपन ये पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपको यही अप्लाई करना है। देखो पहला क्या है, अभी उन्होंने रेमिटेंस का पर्पस डिफाइन किया है। अगर रेमिटेंस एजुकेशन के लिए हो रहा है, मतलब आप पेरेंट्स एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर पैसे भेज रहे हैं, एंड लोन लिया बैंक से एंड फिर पैसा बाहर भेजा है, मतलब बैंक से लोन लेके पैसा बाहर भेजा है, मतलब बैंक थ्रू पैसा बाहर गया है, तो बैंक कितना टीसीएस कलेक्ट करेगा, जितना अमाउंट रेमिट हुआ है उसका 0.5%, प्रोवाइडेड अमाउंट हैज टू बी ग्रेटर देन 7 लाख। तो आपके डैड ने 10 लाख रुपए बाहर ट्रांसफर किया बैंक से लोन लेके, तो 10 लाख का 0.5% उतना बैंक उनसे कलेक्ट करेगी एंड गवर्नमेंट को भर देंगी। लेकिन अगर आपके पास पैन नहीं है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो फिर ये 5% कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था एजुकेशन लोन के लिए 7 लाख के ऊपर 0.5%, एंड अगर पैन नंबर नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करे, तो डायरेक्ट 5%। दूसरा, रेमिटेंस फॉर एजुकेशन अदर देन गिवन अबव, मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, अब देखो बैंक की जरूरत नहीं है, उनके खुद के सेविंग सफिशिएंट है, उन्होंने सेविंग में से पैसा ट्रांसफर किया है, तो गाइस ये 5% होगा अबव 7 लाख। तो लोन लेके गया तो 0.5%, खुद का पैसा है तो 7 लाख के ऊपर 5%, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया है तो ये रेट सेम ही है, बस दोनों के रेट सेम ही है, 7 लाख के ऊपर 5%। बट अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, आप रिटर्न फाइल नहीं करो, तो 10% होगा, एंड ये सबसे खतरनाक है। मैंने आपको क्लास में कहा था कि जिनका ब्लैक का पैसा है वो क्या करते हैं, टूर ऑपरेटर को ब्लैक का पैसा देते हैं, बोलते हैं मेरा फॉरेन ट्रिप बुक कर, एंड दे गो एंड एंजॉय द फॉरेन टूर ब्लैक के पैसे से। तो गवर्नमेंट को जैसे पता चला, उन्होंने लगा दिया टीडीएस 20% टीसीएस विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब अगर आज आप 2 लाख रुपए का फॉरेन ट्रिप बुक करना चाहते हैं, तो 2 लाख तो देना ही है, प्लस 20% 40,000 एक्स्ट्रा देना है, जो टूर ऑपरेटर गवर्नमेंट को भर देगा, एंड विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड अगर आप ये तो 20% है, बट अभी क्या है, टूर पैकेज बोला है, ये मैंने क्लास में भी कहा था, पहले रेट 5% था, एंड विदाउट पैन विदाउट रिटर्न 10% था, वो 20 दोनों के लिए सेम ही है। अभी टूर पैकेज मतलब सब एक साथ बुक कर रहे हैं, तो अभी लोगों ने क्या निकाला लूपहोल, वो अलग अलग बुक करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब काफी लोग क्या करते हैं, नाउ दे पीपल आर वेरी स्मार्ट, टूर ऑपरेटर से कोटेशन लेते हैं, वो बताता है इतने इतने साइट सीइंग करना है, ये होटल, ये गाड़ी, तो अपन ही अलग अलग बुक करेंगे। तो अपन पहले फ्लाइट बुक करेंगे अलग, उससे खाली होटल बुक करके लेंगे, गाड़ी किसी और से बुक करके लेंगे, तो विल नॉट बुक टूर पैकेज, सो दैट ये 20% अवॉइड होगा। टूर पैकेज मतलब सब कुछ आना चाहिए। एंड ये एनी अदर केस अगर है, कोई भी छोड़ के, ये मेडिकल, एजुकेशन, टूर पैकेज छोड़ के अगर इंडिया के बाहर मतलब अदर देन अबव है, तो 20% टीसीएस कट होगा। कौन सा होगा, 20%। तो ये बस एक कुछ टीसीएस में अमेंडमेंट्स है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये जस्ट क्लैरिफिकेशन है। पहला है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो लगेगा क्या, नहीं। एलआरएस मतलब लिबरलाइज सेविंग स्कीम, तो क्रेडिट कार्ड से अगर आपने पेमेंट किया तो टीसीएस नहीं होगा। Whether threshold limit of 7 lakh for TCS to be applicable on LRS separately for education, health and others. For example, remittance of 7 lakh is made in a financial year for education. Other remittance in same financial year is made for medical. And 7 लाख किया है, तो ये 3 अलग अलग पर्पज के लिए एक ही साल पेमेंट हुआ है 7 लाख के ऊपर, तो क्या होगा। It is clarified that the threshold limit of 7 lakh LRS is computed कंबाइन थ्रेशोल्ड लिमिट, कंबाइन बोला है ना,
Thus, in given example, up to 7 lakh remittance under LRS scheme shall not be liable to TCS. up to 7 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में आपने पेमेंट किया तो पहले क्या बोलो देखा, threshold limit of 7 lakh is combined threshold for applicability of TCS on LRS irrespective of the purpose of remittance. पर्पस कोई भी हो, ये कंबाइन लिमिट है. तो उस एग्जांपल में कितने पेमेंट्स हो रहे हैं? 7-7 लाख के 3 हो रहे हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर. 21 लाख पेमेंट हुआ है. तो देखो कैसे होगा, देखो पहले 7 लाख पे नहीं होगा, लेकिन ऊपर के 14 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा. कितने पे होगा? 14 लाख पे कलेक्ट होगा. ठीक है, तो 7 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है ना, उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा. ठीक है, तो पहले 7 लाख जो आप ट्रांसफर करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस, नो टीसीएस. 7 लाख के ऊपर है, हाँ 30 सितंबर तक है, तो ये 2 डेट्स है ना, तो ये 2 डेट की वजह से 2 अलग अलग रेट्स है. तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लो, ये आप मत पढ़ना कुछ भी, डोंट वरी, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले. देखो, सिंस देयर आर डिफरेंट टीसीएस रेट्स ऑन फॉर 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ, ये रेट चेंज हुआ है ना, तो फिर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? देखो, whether the threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable on the LRS separately for each 6 month. मतलब अगर पहले 6 मंथ दूसरे 6 मंथ अलग अलग स्कीम थे तो क्या होगा? रेट अलग अलग होंगे. नो, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7 लाख बिकम एप्लीकेबल ऑन LRS अप्लाइज टू फुल फाइनेंशियल ईयर. तो स्कीम के रेट बदल भी जाते हैं, 2 रेट्स भी होते हैं, तो लिमिट पूरे साल का 7 लाख है. तो अगर 7 लाख एग्जॉस्ट हो चुका है तो उसके ऊपर के सभी पेमेंट्स को टीसीएस लगेगा, तब तक नहीं लगेगा. ठीक है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत पढ़ना. नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है, तो ये अपन ने कौन से पढ़ा था? अपडेटेड रिटर्न. तो रिगार्डिंग एडवांस एक क्लैरिफिकेशन दिया है. नाउ व्हाट इज अपडेटेड रिटर्न? हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न? बोलो. अच्छा, व्हाट इज टाइम लिमिट? कुछ याद आ रहा है? असेसमेंट के बाद आप 24 मंथ्स में आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न. बट ये मैंने कहा था ये स्कीम गवर्नमेंट के फायदे के लिए बनाए. अब ये रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? जिसका ड्यू डेट खत्म हो चुका है. देन बिलेट रिटर्न का जो समय है वो भी खत्म हो चुका है. रिवर्स रिटर्न का समय खत्म हो चुका है, एंड नाउ ही वांट्स टू फाइल रिटर्न, है ना. तो ही कैन अपडेट द रिटर्न, उसका नाम दिया अपडेटेड रिटर्न. जहाँ पे अगर विद इन 12 मंथ्स आप देते हैं, अपन ने पढ़ा था कि 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, एंड 12 to 24 मंथ्स देते तो 50% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, है ना. तो रिगार्डिंग एडवांस टैक्स छोटा सा क्लैरिफिकेशन है. enabling furnishing update return by taxpayer up to 2 years from the end of relevant assessment year, subject to fulfillment of certain condition and payment of additional tax. For this determination of amount of additional tax on such update returns, देखो क्या दिया है. Section 140B provides that for the computation of interest under section 234B. अच्छा देखो क्या होगा प्रॉब्लम, जब एडिशनल टैक्स देंगे ना, उसका मतलब आपने उसका एडवांस टैक्स भी नहीं दिया. पहले मैंने 6 लाख का टैक्स दिया, अभी मैं 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ स्कीम में, एग्जाम्पल. तो 2 लाख अगर आप टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे तो उसका एडवांस टैक्स देने का भूल गए, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको लगेगा, तो वही दिया है. तो 234B का इंटरेस्ट कब लगता है? इफ एडवांस टैक्स नॉट पेड, या फिर पे किया लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स. तो जब मैं एडिशनल टैक्स देता हूँ तो इनडायरेक्टली हुआ कि उसका मैंने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के बाद दे रहा हूँ. तो देखो क्या बोला है, on the tax on update return, the said subsection provide that interest payable under section 234B shall be computed on the amount equal to assessed tax or the amount by which advance tax paid falls short of the assessed tax. जो मैंने कहा था कि 234B क्या बोलता है, अगर आपने कुछ भी एडवांस टैक्स नहीं दिया है तो एडवांस टैक्स पे पूरा इंटरेस्ट आएगा, या फिर आपने कुछ एसेस टैक्स दिया है तो उसमें से एडवांस टैक्स माइनस किया जाएगा एंड डिफरेंस पे आपको टैक्स देना है. दिस इंप्लाइज दैट द इंटरेस्ट वाज पेबल ओनली ऑन द डिफरेंस ऑफ एसेस टैक्स एंड एडवांस टैक्स. बराबर है, जो डिफरेंस है, जो शॉर्टफॉल है, उस पे इंटरेस्ट देना है. फर्दर इट आल्सो प्रोवाइड एडवांस टैक्स व्हिच हैज बीन क्लेम्ड इन अर्लियर रिटर्न शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर computing the amount on which interest was to be paid. ठीक है, नाउ अभी उन्होंने क्लेरिफाई किया है, interest under section 234B shall be computed on amount equal to the assessed tax as reduced by amount of advance tax
द क्रेडिट फॉर विच हैज बीन क्लेम इन अर्लियर रिटर्न इफ एनी। अभी देखो ऊपर क्या लिखा था, फर्दर इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट एडवांस टैक्स विच हैज बीन क्लेम इन अर्लियर रिटर्न, मतलब हमने रिटर्न फाइल करते समय एडवांस टैक्स माइनस किया है, shall be taken into account for computing the amount on which interest is to be paid, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा इंटरेस्ट पे करने के लिए। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है, ये रिड्यूस किया जाएगा। देखो, amendment has been made to provide that interest payable under section 234B shall be computed on amount equal to assessed tax as reduced by the advance tax the credit for which has been already claimed। तो पहले वो एडवांस टैक्स को कंसिडर नहीं करते थे इंटरेस्ट निकालने के लिए, बट अभी एडवांस टैक्स को कंसिडर किया जाएगा। तो सिंपल अमेंडमेंट है, इतना ही आप ध्यान में रखना कि एडवांस टैक्स माइनस करके जो शॉर्टफॉल है उस पे ही आपको एडिशनल टैक्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस पे ही लगेगा, पूरे इस पे नहीं लगेगा। सो दैट्स इट, दीज आर द गाइस अमेंडमेंट्स। तो आज का जो सेशन था, लास्ट सेशन में जो अभी मैंने पढ़ा है वो ओके अमेंडमेंट्स थी। पहले 2 सेशन में मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स कवर हो चुकी है, तो बस अमेंडमेंट सेशन एक बार देख लो, एंड इफ एनी क्वेश्चंस नीचे जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड गाइस जल्दी अपना रिवीजन सीरीज आने वाला है, तो अपने यूट्यूब पे सभी चीजें आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।